नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करेंगे सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप कई बार सुनते रहते हैं कि धारा 144 जो है वो लग चुकी है, तो देखेंगे क्या होता है सेक्शन 144 और कैसे कोर्ट ने बार बार इसके यूज और मिसयूज दोनों को क्वेश्चन किया है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि इसका यूज ठीक नहीं है और कई बार कहा है इसको थॉरोली ठीक से यूज किया जाना चाहिए। तो देखेंगे सीरीज में कि क्या 144 होता है, किसके पास पावर्स है 144 को अप्लाई करने की, और कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज को आप हमारे प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी वीडियोस मेरी आती हैं इन सबके PDF @कपिल लाइव मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब कई बार हमने इस तरह की न्यूज देखी है कि कोविड सेकेंड वेव सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन मुंबई। तो देखेंगे क्या पेंडेमिक में भी सेक्शन 144 लग सकता है। इसके अलावा सेक्शन 144 कहां कहां लगाया गया, उससे पहले हम जानेंगे कि सेक्शन 144 की एक बेसिक डेफिनेशन क्या और क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं इसको अप्लाई करने के लिए, इन्वोक करने के लिए। सबसे पहली चीज है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो एक रिटन ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी भी पर्सन को जो एक पर्टिकुलर प्लेस में रिसाइड कर रहे हैं, या इन जनरल पब्लिक को किसी पर्टिकुलर एरिया विजिट करने से रोकने के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस एरिया में 144 लगा दी गई है। अब यहां पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं आएगा या ग्रुप ऑफ पर्संस या लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। यूजुअली ये इमरजेंसी केसेस के लिए पावर दी गई थी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। ये मजिस्ट्रेट जो है ये ऑर्डर इनको पास कर सकते हैं। इस ऑर्डर को बिना प्रायर नोटिस के भी वो इन्वोक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जिस पर्सन के अगेंस्ट अगर 144 किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट लगाई जा रही है तो उसको नोटिस भेजा जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो बिना नोटिस दिए भी 144 धारा 144 जो है वो लगाई जा सकती है। आइडिया बस यही है कि किसी भी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को एब्सटेन करना है किसी एरिया में जाने से। प्रॉपर्टी का कोई डैमेज है या कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी को लेके इशू है, कोई भी ऐसा मैटर है जहां पे उसको नहीं जाने देना है, तो आइडिया बस यही है कि उसके रेस्ट्रिक्शन को सेक्शन 144 एनेबल करता है। तो सीधा फंडा ये है कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है मूवमेंट पे, आर्म्स कैरी करने से रोकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 144 आजकल यूज किया जाता है वो अनलॉफुल असेंबली के लिए किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा ना हो तो वो अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा अगर वहां पर सेक्शन 144 है। जैसे कि कहीं राइट्स ब्रेक हो गए तो कहा जाएगा कि 4-5 लोग इकट्ठे होकर राइट्स को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोविड का पेंडेमिक है, 5 लोग अगर एक साथ, 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हैं तो वो इस पूरे के पूरे पेंडेमिक में स्प्रेड कर सकते हैं, इस डिजीज को, इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो 144 लगा के इस स्प्रेड को रोका जा रहा था, तो इसलिए 144 आप देखेंगे कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो यही चीज है कि एक सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमने ज्यादातर देखा है कि ये एक जनरल पब्लिक पे, जनरल मासेस पे लगाया जाता है, जहां पे किसी एक ह्यूमन की लाइफ डेंजर में है, हेल्थ डेंजर में है, सेफ्टी डेंजर में है, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, राइट है या एफ्रे है, मतलब कहीं भी ऐसी घटना होने के चांसेस हैं जहां पे पब्लिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, राइट्स हो सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ा जा सकता है, दंगे भड़काए जा सकते हैं। तो ऐसी जगह पे सेक्शन 144 लगा के कोर्ट जो है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ठीक है, लीगल प्रोविजन है, लॉफुल प्रोविजन है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी तो यूपी में पिछले साल 2020 की जनवरी में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्शन 144 लगा दी गई थी, जिससे लोगों के मूवमेंट को कर्टेल किया जा रहा था। तो कई बार इसको यहां पे भी यूज किया जाता है, जहां पे कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट चल रही है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है किसी पर्टिकुलर मोटिव के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार को ऐसा लगता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को ऐसा लगता है कि इनके इकट्ठा होने से इस ग्रुप की असेंबली से हमें थ्रेट है, तो जस्ट टू स्टॉप द थ्रेट सेक्शन 144 कैन बी इन्वोक्ड एज अ लीगल प्रोविजन बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दिस इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि कोई भी सेक्शन 144 का प्रोविजन है वो कितने लंबे समय तक चल सकता है। अगर हम सेक्शन 144 सीआरपीसी की बेयर रीडिंग करें तो वहां एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि 2 महीने से ज्यादा सेक्शन 144 का जो इन्वोकेशन है, जो यूसेज है, एप्लीकेशन है,
वो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं लगेगा, यानी 2 महीना डेट ऑफ ऑर्डर से 2 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नेसेसरी कंडीशंस हैं और अभी सेक्शन 144 नहीं हटाया जा सकता, तो दे कैन स्ट्रेच इट फॉर 6 मंथ्स, इसको 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। देखो, सेक्शन 144 को आर्टिकल 19 से भी जोड़ के देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 आपको कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। तो वहां पे क्लियर मेंशन है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, और उस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को 19(1)(d) के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को ये एक्सेप्शनली कर्टेल करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बहुत लंबे समय तक इसको अप्लाई करके नहीं रख सकते। 19(1)(d) के लिए तो कोर्ट कई बार कह चुका है कि आप इस सेक्शन 144 के थ्रू कई बार फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज करते हैं। तो उसके लिए तो आपके पास एक प्रोविजन है जिसमें आप कोर्ट जा सकते हैं, उसको अभी हम वीडियो के आगे देखेंगे। यही एक रीजन है कि इसका क्रिटिसिज्म भी इसलिए आता है कि बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है मैजिस्ट्रेट के पास। कई बार मैजिस्ट्रेट जस्ट बिकॉज उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा होता, वो सेक्शन 144 इन्वोक कर देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है कि इसको लगाने से पहले प्रॉपर ड्यू जो है रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं देखे जाते, ड्यू डिलीजेंस नहीं देखा जाता, और अगर लगा दिया गया है तो किसी के पास रिव्यू पिटीशन नहीं है। अगर आपको लगता है आपके एरिया में 144 है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट के पास ही। तो वहीं पे एक रिवीजन एप्लीकेशन जाएगी, मैजिस्ट्रेट खुद ही उसको देखेंगे और अपने ही डिसीजन पे दोबारा से जजमेंट देंगे कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप हाईकोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 में, लेकिन तब तक कहा जाता है बहुत देर हो जाती है, आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो चुके होते हैं जब तक आप हाईकोर्ट पहुंचते हैं, और जब तक हाईकोर्ट की जजमेंट आती है तब तक फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच तो हो ही जाता है। तो फिर ये इसके लिए क्रिटिसिज्म का ग्राउंड भी बनता है। अच्छा, कोर्ट ने कई बार इस 144 को क्वेश्चन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मियर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जो है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ यहाँ पे दंगे भड़क सकते हैं, एप्रीहेंशन है, क्यों है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा इससे मतलब एक माइनॉरिटी में एक मेजोरिटी में पॉपुलेशन है, मुस्लिम ज्यादा हिंदू कम है, हिंदू ज्यादा मुस्लिम कम है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में सिर्फ आपके एप्रीहेंशन पे आप 144 को इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए उसको लगाने के लिए, ऐसा मजिस्ट्रेट्स को बोला गया। साथ ही साथ कोर्ट यही कहता है कि जेन्युइन एप्रीहेंशन होना चाहिए आपके पास इमिनेंट डेंजर का, लाइक्लीहुड नहीं होना चाहिए, टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे दंगे भड़क सकते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, जस्ट बिकॉज हो सकता है आप 144 नहीं लगाएंगे। मतलब कोर्ट का यही कहना था, कहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है तो आप वहां पे 144 नहीं लगा देंगे क्योंकि वो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही है। तो आइडिया बस यहाँ पे ये है कि एक जेन्युइन एप्रीहेंशन है कि वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो सकती है, और आपके पास ऐसी इंटेलिजेंस की नॉलेज की इंफॉर्मेशन है, आपको पता है, आपने देखा है ऐसा, वहां पे कुछ ऐसा होते हुए देखा है जिससे कि आपको लगता है कि जेन्युइन एप्रीहेंशन मेरा है एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। साथ ही साथ कोर्ट के कुछ केसेस भी आए हैं, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट स्टैंड देता रहा है। बाबूलाल केस आया था 1961, ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में था। वहां पे ये होता है कि मैजिस्ट्रेट को एक पावर दे दी गई कि अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि इमीडिएटली सेक्शन 144 से ही पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है, डेंजर को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो फिर वो इस सेक्शन 144 को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पे तो ये भी कहा गया था कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है तब भी वो लगा सकते हैं। बात है 1961 की, काफी पुरानी बात है, तो तब तो ओपन पावर्स थी, ज्यादा पावर्स थी आपके एग्जीक्यूटिव्स के पास। अब थोड़ा सा राइट बेस्ड गवर्नेंस की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को प्राइमेसी दी जाती है। तो इसी के चलते 68 में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड को चेंज किया। मधु लिमाय केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और साथ ही साथ सेक्शन 144 का यूज सिर्फ इमरजेंट और अर्जेंट सिचुएशंस में होना चाहिए। ये नहीं कि बात बात पे आपने 144 लगा दिया, आपके पास वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए और आपको इमरजेंसी की सिचुएशन दिखनी चाहिए। कोविड के समय में इमरजेंसी थी, कोई कहीं राइट्स होने वाले हैं, इमरजेंसी है, तो वहां पे आप लगाओ। अभी इसी में रामलीला मैदान केस 2012 में, जिसमें हमारे स्वामी रामदेव जी भी थे, तो उसमें भी कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ एप्रीहेंशन हो जाने से, जैसे जब दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान पे सेक्शन 144 लगाई तो लोग कोर्ट चले गए, ठीक है, बोले हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम एक जन आंदोलन मूवमेंट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, तो ये हमारा राइट है, राइट टू असेंबली है आर्टिकल 19(1)(c) में,
तो हम असेंबली कर रहे हैं और पीसफुल असेंबली हमारी है, हम कोई आर्म्स लेके नहीं बैठे, हम कोई बॉम्ब लेके नहीं बैठे। तो कोर्ट ने यही कहा, पुलिस की डांट लगाते हुए कहा कि सिर्फ एप्रीहेंशन है आपको कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, लेकिन आप कर्टेल नहीं करोगे फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए कहा कि अथॉरिटीज ये सही नहीं कर रही हैं, वो अगर राइट्स जो हैं लोगों के वो कर्टेल कर रही हैं। जैसा मैंने बोला 19(1)(c) का कर्टेलमेंट वहां पे किया जा रहा था पुलिस द्वारा। तो कोर्ट ने डांट लगाई और कहा ऐसे आप बार बार 144 नहीं लगा सकते, आपके पास वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। लोगों के पास पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाओ, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे। तो इस तरह से सेक्शन 144 का वाइड यूज मिसयूज हमने दोनों केसेस देखे। इनफैक्ट कोर्ट को भी कई बार लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सिनेरियो 144 में उनको एग्जेम्प्ट कराना है तो वो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देके एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। जैसे 144 मुंबई में लगा हुआ था, तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब कोर्ट चल रहा है तो फिर जो लॉयर्स के ऑफिसेज हैं, जो एडवोकेट ऑफिसेज हैं, वो भी खुलने चाहिए, कोर्ट पूरा खुलना चाहिए, 50% कैपेसिटी के साथ खोलो। तो सेक्शन 144 में एग्जीक्यूटिव को कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि एग्जेम्पशन लिस्ट में वकीलों का नाम भी डालो, एडवोकेट्स का नाम भी डालो, सो दैट दे कैन कम टू कोर्ट एंड कोर्ट जो है वो फंक्शन कर पाए। तो इस तरह से 144 को बार बार यूज किया गया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ये एक ऐसा सेक्शन है जो काफी हेल्पफुल रहा है एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब आपकी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या लोकल लॉ एंड ऑर्डर जो अथॉरिटीज हैं उनके पास, पुलिस के पास और बाकी अथॉरिटीज के पास। लेकिन साथ ही साथ इसका मिसयूज भी कई बार देखा गया। तो कोर्ट हमेशा ये कहता है कि 144 एक इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सेक्शन है, इसको होना चाहिए, सीआरपीसी में बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसे इन्वोक करो तो आप ड्यू डिलिजेंस लो और रीजनेबल ग्राउंड्स पे ही 144 को लगाओ। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, 50% डिस्काउंट पे हैं, ऐप के थ्रू, वेब के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। मिलेंगे अगली ऐसी किसी सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।